बिहेवियर हम लोग स्टार्ट किए थे। आज उसका दूसरा दिन है हम लोगों की क्लास में। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शॉर्ट में व्यू कर लेना है बस कि हमने देखा था कि एक जीव के ऊपर बहुत सारे स्टिमुलस हर वक्त जो है आते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सारे स्टिमुलस को हम लोग अटेंड करके परेशान होते रहते हैं, क्या प्रताड़ित होते रहते हैं सारे स्टिमुलस से कि ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, ग्रेविटी भी लग रही है, लाइट भी आ रहा है, एयर प्रेशर भी। नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी इंद्रियां हैं, जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, सबका काम है फिल्टर आउट करना, किसको अटेंड करना है और किसको अटेंड नहीं करना है। ये चीज क्या है कि सिलेक्शन की बात होती है। तो जब इसके बारे में खोज की गई तो लोगों ने ये पूछा कि कोई भी जीव बाहर की दुनिया के बारे में कैसे जानता है। ठीक है। साइंटिस्ट ने ये पूछा कि अगर बिहेवियर का पता लगाना है तो पहले ये देखना होगा कि कोई जीव है, वो फिजिकल वर्ल्ड को, भौतिक जगत को वो कैसे देखता है। तो इंद्रियों के माध्यम से देखता है। तो इंद्रियों को भौतिक जगत की जानकारियां कैसे मिलती है, इसके बारे में रिसर्च किया गया। तो ये लोएस्ट लेवल ऑफ था ह्यूमन बिहेवियर को समझने का, जो है ये तरीका था। तो इसमें जो पहला स्टेप क्या था कि बाहरी दुनिया के बारे में कैसे हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें कुछ लोगों के नाम हमने देखे। ठीक है। और हमने देखा कि जो हमारा इंफॉर्मेशन है, जो बाहर का इंफॉर्मेशन है, जो भौतिक चीजें हैं, भौतिक चीजें में फिजिकल जो स्टिमुलस है, जैसे लाइट है, हीट है ना, साउंड है, इन चीजों का हम लोग क्या अर्थ निकालते हैं, वो नॉलेज में कैसे कन्वर्ट होता है। वो तो जो है सो है ही, लेकिन हम लोगों के लिए ये नॉलेज में कैसे कन्वर्ट होता है, इसको हमने देखा कि इंद्रियां क्या करती है, फिजिकल स्टिमुलस को रिसीव करती है और उसके बाद उसको कन्वर्ट करती है अनुभूति में, यानी सेंसेशन में। और सेंसेशन में कन्वर्ट करने के बाद वो रिएक्शन प्रोड्यूस करती है। ठीक है। बिहेवियर प्रोड्यूस करती है। आवाज सबको जा रही है सही से मेरी? अभी ईयरफोन लगाए हम। हेलो, कोई एक आदमी कंफर्म कीजिए। जी सर। अच्छा, अभी ही गड़बड़ है, पहले ही ठीक था। ओके, तो क्या ईयरफोन खोल दें? रुकिए तो। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे कि रिएक्शन और बिहेवियर होता है, फिर उससे एक्सपीरियंस बनता है हम लोगों का, और वो एक्सपीरियंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, नॉलेज, कि हमें नॉलेज हुआ। जैसे आग के पास हम थे तो क्या हुआ कि हीट जो है, वार्मथ की अनुभूति हमें हुई, जिससे हमारा रिएक्शन हुआ कि चलो हमें इससे बचना है। एक बिहेवियर बना, हमें एक बिहेवियर बना वो रिएक्शन की, आग से बचना होता है। और ये समूचा क्या था, एक एक्सपीरियंस था। वो एक्सपीरियंस नॉलेज में कन्वर्ट हो गया कि हाँ भाई, आग जलाती है, इसीलिए आग से बच के रहना है। तो 4 स्टेजेस हमने देखे थे। ये 4 स्टेजेस एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए रिकॉल करने के लिए। कि पहला स्टेज होता है सेंसरी स्टेज, जिसमें संवेदनाएं महसूस होती है, वो संवेदनाएं आती हैं हम तक, है ना। वो सेंस ऑर्गन्स तक जो है वो संवेदना, यानी फिजिकल जो स्टिमुलस है, जो भौतिक स्टिमुलस है, वो आता है। फिर उसके बाद दूसरे स्टेज पर हमारा ध्यान उन संवेदनाओं पर जाता है, और जो संवेदनाएं जरूरी हैं, जिनको अटेंड करना जरूरी है, या फिर संवेदना में कुछ ऐसा गुण है। अब जैसे मान लीजिए कि बहुत लाउड साउंड रहेगा, मैं आपको क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, और बाहर कहीं जोर का धमाका होता है, तो आपका ध्यान पहले धमाके पर जाएगा। तो ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है कि जो सेंसेशन है, जो स्टिमुलस है, उसका क्या गुण है और क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसके बेसिस पे क्या होते हैं कि हजारों स्टिमुलस में 2-3 स्टिमुलस पर ध्यान जाता है। जब ध्यान जाता है तो फिर पता चलता है कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर उस स्टिमुलस का एक अर्थ लगाते हैं हम लोग, उसको समझते हैं। तो ऐसे 4 स्टेज हैं। ऑर्गन जो है, ऑर्गन्स ऑफ रिस्पॉन्स को 3 प्रकार में बांटा गया है। ग्रहण करने वाले जो है सारी इंद्रियां सेंस ऑर्गन कहलाती हैं। उसके बाद कनेक्टर्स होता है, जो कि सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है कहाँ तक, एग्जीक्यूटिव तक, जिसको हम लोग इफेक्टर कहते हैं। ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटिव जो है, जिन्हें हम लोग इफेक्टर्स कहते हैं, तो ये क्या है कि इनका काम है इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करना। बीच में कनेक्टर कौन कौन है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम। तो इस डायग्राम को देखते हैं। स्टिमुलस, अगेन क्या होता है कि स्टिमुलस जाता है सेंसरी ऑर्गन में, सेंसरी ऑर्गन ब्रेन को भेजता है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम को। ठीक है।
और वहाँ से फिर ब्रेन जो है सिग्नल्स भेजता है किसको? ब्रेन सिग्नल भेजता है ग्लैंड्स को और मसल्स को कि ये काम करना है। तो अब देखिए कि जो बाहर जो भौतिक जगत का जो स्टिमुलस था, जो हीट था, टेम्परेचर था, साउंड था, एक न्यूट्रल चीज़ थी, उसको कैसे हमने एक अर्थ प्रदान किया और उस अर्थ के आधार पे हमारे बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट चेंज हुआ। ग्लैंड्स ने कुछ हार्मोन्स रिलीज़ कर दिए, है ना? मसल्स में जो है थोड़ा बहुत परिवर्तन आया, क्या करना है मसल्स को ब्रेन ने बोला कि एक सर्टेन वे में आपको एक्ट करना है, तो मसल जो है उस सर्टेन वे में एक्ट कर रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ देखा। फिर आगे हमने देखा कि जो इंद्रियाँ हैं, इन सारी इंद्रियों पर देखा कि सारी जो अलग-अलग इंद्रियाँ हैं, उनका क्या-क्या काम होता है, ठीक है? कौन-कौन से स्टिमुलस को एक तरफ इस कॉलम में हमने देखा कि सेंस ऑर्गन, दूसरे कॉलम में यहाँ पे देखा कि स्टिमुलस, क्या स्टिमुलस और हमने स्टिमुलस का एग्ज़ैक्ट साइंटिफिक नाम देखा, उसको समझा, उसकी चर्चा की थी, है ना? और उसके बाद जो है, फिर हमने देखा है कि उस स्टिमुलस से जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, वो सेंसेशन को क्या कहते हैं? विज़न कहते हैं, साउंड कहते हैं, टेस्ट कहते हैं। तो ये 3 है और बाकी और हम लोगों ने टोटल जाना कि 8 अभी तक जो है ऐसी इंद्रियाँ देखी गई, जिसमें 5 जो है हम लोग सभी जानते हैं और बाकी 3 जो है ना अंदरूनी है, 5 जो है बाहर की हैं। ठीक है? तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है समझने में कल का। अब आज का जो हम लोग पढ़ाई करेंगे, उसी में हम लोग सेंसरी ऑर्गन में थोड़ा आगे जाएँगे। तो इसके पहले हम चाह रहे हैं कि कल की पढ़ाई में से कुछ-कुछ सवाल पूछ लेते हैं, थोड़ा देखते हैं किन लोगों ने रखा है। बताइए कि गस्टेटरी जो है किस ऑर्गन को कहा जाता है? अगर गस्टेटरी ऑर्गन आएगा शब्द लिखा हुआ, तो किसको कहा जाएगा? कॉपी के देखे बिना बताइएगा, ठीक है? ईमानदारी से। आइस को किसको? आइस को अच्छा, ठीक है। कौन बोल रहे हैं आप नाम बताइएगा अपना? जैके से ओके, ठीक है। और और कोई जवाब दे सकता है? कोई बताएगा सही जवाब है या गलत जवाब है? गस्टेटरी। गस्टेटरी जीभ से रिलेटेड है ना, टेस्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है? जी सर। हाँ, आइज़ से रिलेटेड जो है ना विज़न होगा, विज़ुअल, ठीक है? और साउंड जो होगा वो ऑडिटरी होगा, ठीक है? ऑडिटरी में आई हम गलती से लिख दिए हैं, यहाँ पे इसको ठीक कर देते हैं, ऑडिटरी। तो चलिए, ये बेसिक हमने जो है मूल चीज़ें सेंस के बारे में जान ली, ठीक है? अब हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ जो बिहेवियर जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर यानी कि व्यवहार के जैविक आधार, व्यवहार या स्वभाव कह दीजिए, व्यवहार के जैविक आधार। तो क्या जैविक आधार ऐसा लगता है कि जो बेसिस है हमारे बिहेवियर का, कि उसके पीछे हमारे बिहेवियर में जो परिवर्तन होता है, हम कोई बिहेवियर क्यों करते हैं, है ना? कैसे करते हैं, क्या किंतु परंतु है, नहीं है। इन सब चीज़ों को जानने समझने के लिए जो उसका जैविक आधार है उसको देखने की बात की गई है, ऐसा लग रहा है यहाँ देख कर के। तो ये जो जैविक आधार है इसमें क्या हम लोग बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना? ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल वे में एज़ अ जीव जो है हमारे शरीर में ऐसा क्या-क्या होता है जिससे हमारे बिहेवियर पर असर पड़ता है। यही ना है? इतनी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन बायोलॉजिकल बेसिस की जब हम बात करेंगे तो इसको भी जो है ना अलग-अलग पार्ट्स में तोड़ा गया है, ठीक है? बायोलॉजिकल बेसिस में भी अलग-अलग चीज़ें हैं। तो अगर आप बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर की बात करते हैं, तो इसी को
दूसरे शब्दों में हम लोग कहते हैं बायोसाइकोलॉजी। ठीक है, तो अब आप लोग समझ रहे हैं कि नेट में कितनी सारी चीजें पूछी जा रही है। बायोसाइकोलॉजी हम लोग एक्चुअली में पढ़ रहे हैं, इसको बायोसाइकोलॉजी कहते हैं। अब बायोसाइकोलॉजी के कई सारे पार्ट्स और डिविजन्स बनाए गए हैं। घबराना नहीं है, देखते जाना है। ठीक है, सिलेबस बड़ा है, लेकिन हम स्टार्टिंग के डेज में ही बताए थे, लगभग करीब आज से 1.5 महीना पहले आप लोगों को, कि हमारे साइकोलॉजी विषय का और हिस्ट्री विषय में क्या अंतर होता है और कितना अच्छा चीज है। साइकोलॉजी विषय एक आइसक्रीम की तरह है, ठीक है, हिस्ट्री एक पर्वत की तरह है। दोनों विषय का जो स्ट्रक्चर है, क्या दोनों में अंतर है? साइकोलॉजी की जो बेसिस है ना, ये छोटे हैं। ठीक है, यही बेसिस आगे होकर आगे बढ़ बढ़ के विस्तार होकर के बड़ा आकार बनाते हैं, वृहत आकार बनाते हैं। तो अगर आप आइसक्रीम कोन को पकड़ते हैं तो कहाँ से पकड़ते हैं? आइसक्रीम कोन को यहाँ से पकड़ते हैं, बेस एरिया से पकड़ते हैं। तो आपका अगर इन बेसेस के ऊपर पकड़ हो गया, तो पूरी की पूरी चीज जो है ना, पूरा का पूरा विषय आपके पकड़ में आ गया। और हिस्ट्री में क्या है कि हिस्ट्री का बेस जो है ना, बहुत चौड़ा है। ठीक है, पूरा वाइड बेस है। इसका बेस ही कवर करते करते आदमी का जो है ना, कि पूरी पढ़ाई पूरी हो जाती है और बेस नहीं कवर हो पाता है। ठीक है, सब डिग्री पूरा हो गया और पूरा का पूरा बेस इतना ही ज्यादा है। ऊपर आप जाते जाएंगे ना हिस्ट्री में, तो ऊपर सकरा है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि ऊपर विस्तार होता जाता है। ठीक है, तो हम लोग के सब्जेक्ट का नेचर ऐसा है साइकोलॉजी का, जबकि हिस्ट्री का ऐसा नेचर है। तो हिस्ट्री को आपको पूरा मास्टर करने में क्या हुआ कि बेस इतना ज्यादा है कि इतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा कि हालत खराब हो जाएगी और ऊपर जाते जाते वो बहुत पॉलिसी होते होते क्या हो जाता है कि कम हो जाता है, एक बहुत सकरे पायदान पे ये खत्म हो जाता है जा करके। अपने यहाँ पे बिल्कुल विपरीत है, बढ़ता जाएगा, लगेगा कोई अंत नहीं है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे ना, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, लेकिन पकड़ में आ जाएगा सिर्फ रूट पकड़ने से। तो भले ही बायोसाइकोलॉजी हम लोग देख रहे हैं कि यार एक चैप्टर था बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, पता चला कि ये तो पूरा का पूरा बायोसाइकोलॉजी है। फिर सर बायोसाइकोलॉजी के अंदर जो है जाकर के बता रहे हैं कि यहाँ तो कहानी कुछ और है, बायोसाइकोलॉजी के भी अलग अलग डिविजन्स हैं, वो सब अपने आप में एक एक सब्जेक्ट है। तो फिर तो ऐसे तो पूरा कितना समय लग जाएगा हमको नेट का सिलेबस कवर करने में। तो ये सोच के घबराना नहीं है, हम लोग रूट एरियाज को पकड़ रहे हैं। ठीक है, बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, विशालकाय है, लेकिन उससे डरना नहीं है, उतना पूरा कवर भी नहीं करना है। तो हम लोगों को देखना है कि बायोसाइकोलॉजी के बहुत सारे, इसके 6 मेजर डिविजन्स बनाए गए हैं। ठीक है, बायोसाइकोलॉजी के 6 पार्ट हैं, और उसमें जो प्रमुख प्रमुख थ्योरीज है वो हम लोग के नेट पे आएगा सिलेबस के अनुसार। के 6 डिविजन्स किए गए हैं, ये 6 चीजें मिल करके बनाती है बायोसाइकोलॉजी। पहली चीज है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। दूसरी चीज है साइको फार्मा फार्माकोलॉजी। फार्मा से नाम समझ में आ रहा है कि दवाई वगैरह की बात हो रही है अभी। ठीक है, उसके बाद एक जो है आप लोग चिर परिचित होंगे इससे, न्यूरोसाइकोलॉजी। पीजी में भी शायद एक पेपर है ना, न्यूरोसाइकोलॉजी। इसके बाद है साइकोफिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी और साइकोफिजियोलॉजी जो है ना, दोनों अलग चीज है, हालांकि दोनों में दोनों वर्ड है। इसके बाद है कॉम्पेरेटिव साइकोलॉजी। आप लोग इसमें से किससे परिचित होंगे? न्यूरो से तो जरूर परिचित होंगे सब लोग कि हाँ न्यूरो साइकोलॉजी होता है, एक पेपर भी था। बाकी से भी हो ठीक है। सकता है परिचित हो, अगर रुचि होगी तो परिचित होंगे।
नहीं तो कोई बात नहीं है। फार्माकोलॉजी क्या होगा? साइको फार्माकोलॉजी। साइको फार्माकोलॉजी है ना, फार्मा जो होता है, हाँ। फार्मा मतलब दवाई, ठीक है, अच्छा। औषधि दवाई वाली जो है, तो साइको फार्माकोलॉजी जो है वो वहां पे जाती है। क्योंकि दवाई जो बनेगी फार्माकोलॉजी, तो वो तो बायोलॉजिकल बेसिस पे बनता है ना, शरीर विज्ञान पे बनता है वो, कि शरीर के अंदर लेकिन क्या इसका बायो। हम लोग के साइकोलॉजी में ये कैसे यूज होगा? यहाँ पे तो मेडिसिन का यूज नहीं होता है। कोई भी साइकेट्रिक या फिर काउंसलर तो नहीं करते हैं। हाँ, तो जैसे बायो साइकोलॉजी में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस है। तो उस अच्छा। हम लोग के स्टडी एरिया के अंदर आता है। हाँ, एज अ प्रैक्टिस भले ही हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ऑथराइज्ड नहीं है, ठीक है। अब हम्म, जैसे साइकेट्रिस्ट भी है, तो साइकेट्रिस्ट भी तो साइकोलॉजी की पढ़ाई तो करते ही है ना वो भी। हाँ। तो हम लोग अपने फील्ड में इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन बायो साइकोलॉजी के 6 डिवीजन है, बस इसको जान ले रहे हैं हम लोग, ठीक ना, अच्छा। कि ये 6 डिवीजन है ये। इसमें साइको फार्माकोलॉजी भी हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, और न्यूरो साइकोलॉजी भी शायद हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों तो डॉक्टर्स के लिए ही रिजर्व होते हैं। उसके बाद फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी भी हम लोग इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग के पास वो स्किल नहीं होगा। फिजियोलॉजी का मतलब है कि जो फिजिशियन, जो डॉक्टर होते हैं, शरीर विज्ञानी जिनको कहा जाता है, एग्जैक्टली होते हैं वो भी मेडिकल डॉक्टर ही हैं, लेकिन उनका ब्रांच क्या है, शरीर विज्ञान का। तो अब ये नॉलेज हम लोगों को होगा नहीं, क्योंकि हम लोग तो साइकोलॉजी के बच्चे हैं, मेडिकल के तो है नहीं। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। कॉम्पेरेटिव साइकोलॉजी बचता है और साइको फिजियोलॉजी बचता है। लेकिन क्या है कि अगर पढ़ना है, सबको जानकारी रखनी है, तो आप जान सकते हैं, प्रैक्टिस में कोई नहीं आएगा। बायो साइकोलॉजी के 6 डिविजन्स बस हम लोग देख रहे हैं। अब ये जो है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में क्या देखते हैं हम लोग, एक एक करके देख लेते हैं बहुत तेजी से कि क्या क्या चीजें करते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में। हम लोग क्या करते हैं, न्यूरल मैकेनिज्म, ठीक है। अब साइकोलॉजी की बात है तो कहाँ की बात होगी, ब्रेन की बात होगी। अब ब्रेन की बात होगी तो न्यूरो वर्ड आएगा ही। तो न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर की बात करते हैं, यानी कि कोई भी बिहेवियर है वो न्यूरॉन के स्तर पे कैसे हो रहा है। मान लीजिए कि अगर मैं, मेरे स्वभाव में ईर्ष्यालुपन बहुत ज्यादा दिखता है, ठीक है, कि बहुत ज्यादा हमको ईर्ष्या हो रही है लोगों से, तो मेरे न्यूरॉन के फायरिंग पैटर्न्स में या ब्रेन के कुछ एक हिस्सों में ज्यादा एक्टिवेशन दिखाया जाएगा उस व्यक्ति के बनिस्बत जिस व्यक्ति में ईर्ष्या की भावना कम होगी या नहीं के बराबर होगी। तो जब दोनों को कंपेयर किया जाएगा तो पता चलेगा कि अच्छा, ब्रेन के जो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर, और इसी तरीके से पता चला है कि ब्रेन के जो हिस्से हैं, जिन फोल्ड्स को आप देखते हैं, उसको जाइरस और सल्कस कहा जाता है। तो वो जो अलग अलग हिस्से हैं, वो कौन कौन से हिस्से किन किन चीजों को अंजाम देते हैं, किन किन सूचनाओं का प्रसंस्करण करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। तो इसके बेसिस पे पता चला है। तो ब्रेन के लेवल पे, ठीक है, साइकोलॉजी ब्रेन के लेवल पे, न्यूरॉन के लेवल पे कैसे उसको एक्सप्लेन करना है कि जो चीज मानसिक चीज, मानसिक डोमेन में हो रही है, जो चीज हम लोग के मन में हो रही है, वो भौतिक लेवल पे सेल के अंदर, न्यूरॉन के अंदर कहाँ हो रही है, उसका फिजियोलॉजिकल लोकेशन क्या है, ये सब चीजों की बात करता है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम में अगर मैनिपुलेशन करके बिहेवियर को मैनिपुलेट किया जाए तो उसकी बात होती है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल आप लोग को दिखाते हैं। कान जो है हम लोगों का, ठीक है, कान के एग्जैक्ट पीछे एक जगह है जहाँ पे थोड़ा ऊंचा सा हड्डी महसूस होगा, आप लोग छुएंगे तो, ठीक है, कि लगेगा कि स्कल वहां पे एंड हो रहा है, गर्दन से मीट कर रहा है। कान के पीछे एक उठा हुआ सा हड्डी जहाँ पे चश्मा का वो एंड होता है, चश्मा जो हम लोग लगाते हैं ना, तो उसका क्लिप जो पीछे कान के पीछे जाके एंड होता है, उस जगह पे, अगर उस जगह पे आपको 2 मिली वोल्ट या 4 मिली वोल्ट का झटका जो है करंट का दिया जाए। मिली वोल्ट बहुत छोटा होता है, इतना छोटा झटका होता है कि पता भी नहीं चलेगा कि आपको झटका लगा है करंट का, ठीक है। वोल्टेज 220 वोल्ट का झटका होता है जो कि आपको करंट पता चलता है। मान लीजिए बहुत, आपको 12 वोल्ट भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा सेंसिटिव है 10 वोल्ट भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन माइक्रो वोल्ट का मतलब है कि 1 वोल्ट का, एक 1/1, एक पे ये होता है माइक्रो वोल्ट का मतलब 1/, ऐसे 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 वोल्ट का कितना भाग हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 वोल्ट का 1 लाखवां भाग जो होता है 1 माइक्रो वोल्ट होता है। तो 1 माइक्रो वोल्ट, 2 माइक्रो वोल्ट, 3 माइक्रो वोल्ट, इतना कम करंट कहाँ होता है, हम लोग के न्यूरॉन के अंदर में। हम लोग का, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बिजली के तार की तरह होते हैं।
तो वो करंट्स जो है फायर कर रहे होते हैं। जैसे आपका फोन है, फोन में इतनी चीजें जो आप चला रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पे बन रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ये सब छोटे छोटे ऐसे ही माइक्रो वोल्ट्स के करंट्स हैं जो मदरबोर्ड के सर्किट में दौड़ रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग का ब्रेन एक सर्किट है, इसमें करंट दौड़ते हैं। तो कान के पीछे का की जिस एरिया की मैंने चर्चा की, उस एरिया पे अगर व्यक्ति को 3 से 4 माइक्रो वोल्ट का करंट दिखाया जाए, लगाया जाए वहां पे, बहुत छोटा छोटा करंट दिखाया, तो पता है क्या होगा? उसका विजुअल फील्ड जो है ना, फेस रिकॉग्निशन खराब होने लगेगा। क्योंकि उसके वहां पे अंदर में जो ब्रेन का एरिया है, वो फेस रिकॉग्निशन करता है, यानी वो चेहरा पहचानता है लोगों का। अगर उस एरिया में आपको चोट लग जाए, या उस एरिया में आपको सीजर हो जाए, एपिलेप्सी कुछ वैसा हो जाए कि ब्लड क्लॉट हो गया या नसें सूख गई, तो फिर क्या होगा कि आप व्यक्ति के चेहरों में अंतर नहीं कर पाएंगे, चेहरा पहचान नहीं पाएंगे। आप भीड़ में जाएंगे तो आपको सब व्यक्ति एक ही जैसा दिखाई देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आदमी कौन है, वो आदमी कौन है। और ये हाइपोथेटिकल केसेस नहीं है, न्यूरो में ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, और ऐसे लोग आते भी हैं, ऐसे लोग मिलते भी हैं, दुनिया में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो एक बार क्या किया था, रिसर्च करने के लिए न्यूरो साइंटिस्ट ने एक व्यक्ति को, जिसको सिर में चोट लगी थी, तो उसको सिर में पट्टी वट्टी बांधा हुआ था, उसको नहीं पता था कि मेरे कान के पीछे उस इलाके पे इन लोगों ने इलेक्ट्रोड लगा के रखा है। तो एक इलेक्ट्रोड लगा के 4 माइक्रो वोल्ट का करंट लगाया, और उसकी वीडियो भी जो है नेट पे है, किसी दिन हम दिखा देंगे। तो उस वीडियो में, हालांकि अंग्रेजी में वीडियो है, उससे डॉक्टर पूछ रहा है, उसको डॉक्टर कह रहा है कि मेरा चेहरा देखो। और जो है पहले एक बार ऐसे ही बोलता है कि जब हम तुमसे पूछेंगे तो तुम बताना कि क्या तुमको लग रहा है, कैसा दिख रहा है। तो उसका चेहरा वो देख रहा था, तो बोला कि क्या, कैसा लग रहा है? तो क्या कुछ महसूस हुआ, कुछ दिखा मेरे चेहरे में? बोला नहीं। और उसके बाद दूसरे बार क्या हुआ कि वो स्विच को दबा दिया, जिससे 4 माइक्रो वोल्ट का करंट उसके उस जगह पर जो है लगा। तो इससे क्या हुआ, उसके बाद पूछा कि मेरा चेहरा कैसे दिखाई दिया, तो बोला कि आपका चेहरा हमको एक राक्षस की तरह दिखाई दिया, नाक जो ऐसे बड़ा सा था, ऐसे चेहरा का एक भाग ऐसे बड़ा सा फूल रहा था, नाक लटक के ऐसे आगे आ गया। और ये उसको सपने में नहीं दिखाई दे रहा, ये उसको आंख के आगे दिखाई दे रहा है। तो सोचिए कि कोई व्यक्ति जो है, आप आंख के सामने ऐसा महसूस कीजिए कि आपके सामने जिस आदमी का चेहरा देख रहे हैं, उसका नाक बड़ा हो रहा है, गाल लटक रहा है, चेहरे के उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो डर के मारे क्या हाल हो जाएगा? कैसा लगेगा कि अरे राम रे, तो जीते जी राक्षस देख लिए हम। तो इस तरीके की चीज है। मान लीजिए कि जब हम लोग हेलुसिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं, है ना, कि भूत दिख रहा है, या फिर कहीं राक्षस दिख गया, कोई पेशेंट आपके पास आया है, बता रहा है कि अरे हमने देखा उसका चेहरा धीरे धीरे ऐसे बदल गया, काला पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। वो पूरा बता रहा है, कह रहा है कि हम अपने आंखों से देखे हैं, दावा ठोक रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूरॉन के उस एरिया में जहाँ पे जो करंट जनरेट होता है, और जितने वोल्ट का करंट जनरेट होना चाहिए, उसमें कुछ अप डाउन हुआ है। ठीक है। वहां पर जो नसें हैं, उनमें जो न्यूरॉन्स हैं, उसमें करंट की गड़बड़ी हो रही है, कुछ वहां पे प्रॉब्लम हो रही है, जिस कारण से उसका विजुअल फील्ड, फेशियल रिप्रेजेंटेशन खराब हो रहा है। तो इस तरीके को जब हम लोग अंदर जा करके इस तरीके से हम लोग चीजों को देखते हैं कि जो हमारा बिहेवियर है, वो न्यूरॉन के अंदर से कैसे गाइडेड होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि दूसरा है कि इसके इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अब मान लीजिए कि फिजियोलॉजिकल कुछ इशू हो गया, जैसे इंजरी वगैरह है, कि किसी आदमी के दिमाग में छड़ घुस गया। आप लोग पेशेंट एचएम के बारे में सुने होंगे। तो पेशेंट एचएम एक ऐसा आदमी था जिसके दिमाग में छड़ घुस के इस पार से उस पार निकल गया था। ये बहुत पहले की बात है, मतलब प्राचीन काल में, जब मनोविज्ञान विषय अस्तित्व में आ रहा था, उस टाइम पे खोपड़ी में एक साइड से छड़ घुसा और दूसरे साइड से छड़ निकल गया। तो उसके बाद भी वो जिंदा रहा, बहुत सालों तक जीवित रहा, और सब चीज अपना करते रहा नॉर्मल। तो डॉक्टरों के लिए एक बहुत मतलब रोचक विषय था। और उसके साथ विशेष बात ये थी कि उसका छड़ निकाला नहीं गया था। डॉक्टर्स ने क्या किया कि आरी से दोनों साइड छड़ काट दिया, उसके खोपड़ी के दोनों साइड। और खोपड़ी के दोनों साइड जो है ना, कुछ कुछ इंच जो है छड़ उसका निकला हुआ था, और उस छड़ को लेके ही पूरे जीवन घूमते रहा, और वैसे ही मरा। तो ये एक इंटरेस्टिंग केस था उसमें। तो इससे क्या हुआ कि उन लोगों को ये हुआ कि जब छड़ घुस के आर पार हो गया, तो इसका मतलब ब्रेन के कुछ स्ट्रक्चर्स को डैमेज किया होगा। तो उसका क्या असर पड़ा, तो उसके ऊपर स्टडी किया गया पेशेंट एचएम के ऊपर। जैसे चूहों का जो एक हिप्पोकैम्पस एरिया है, हिप्पोकैम्पस जो एरिया है, हिप्पोकैम्पस एरिया क्या होता है, जैसे हम आप लोग को बताए थे कि ब्रेन को अगर समझना हो, तो ऐसे समझिए कि जैसे आपका हाथ है, ठीक है, जो दाहिना या बायां हाथ है, बायां हाथ को ऐसे ले लीजिए, और ऐसे आसमान की तरफ जो है पॉइंट कर दीजिए, बायां हाथ को केहनी से लेकर के मोड़ करके ऐसे ऊपर आसमान की तरफ, केहनी से लेकर ऊपर मुट्ठी बंद कर लीजिए।
और मुट्ठी के ऊपर क्या है कि फिर एक हेलमेट सा समझ लीजिए कि आपने इस मुट्ठी, बंद मुट्ठी के ऊपर आपने एक बाइक का हेलमेट ऐसे रख लिया। तो ये जो बंद मुट्ठी है, ये आपका क्या हो गया, इनर ब्रेन हो गया। और वो बाइक के हेलमेट वाला जो ऊपर पार्ट है, वो क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। तो इनर ब्रेन में जो आपका मुट्ठी वाला जो एरिया है, वहीं पे होता है, जैसे जो आपकी मुट्ठी होगी वो होगा हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो हिप्पोकैम्पस जो होता है, हिप्पोकैम्पस होता है किसके लिए, मेमोरी के लिए उत्तरदायी होता है। ये नोट कर लीजिए, अगर कोई नोट नहीं किया है तो हम लिख भी देते हैं यहाँ पे। ये सब चीजें नेट के क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन से एरिया में का क्या फंक्शन है। हिप्पोकैम्पस मेमोरी के लिए उत्तरदायी होता है। अब किसी का हिप्पोकैम्पस हम काट देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि मेमोरी टास्क पे कितना परफॉर्म कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इससे ये पता चलेगा, इससे क्या पता चलेगा कि वाकई हिप्पोकैम्पस मेमोरी का काम कर रहा था या नहीं कर रहा था। और अगर हिप्पोकैम्पस काम कर रहा था तो मेमोरी रिलेटेड टास्क वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से कंफर्म हुआ कि हाँ भाई, हिप्पोकैम्पस के कारण मेमोरी का वो चीज होता है। जब हिप्पोकैम्पस एब्सेंट हो तब मेमोरी रिलेटेड टास्क नहीं कर पाता है। लेकिन इसके साथ एक विचित्र बात और सामने आई। ये सामने आई कि ब्रेन का जब कोई पार्ट खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो ब्रेन का दूसरा पार्ट कई बार उसके काम उठा करके जो है ना वो करने लगता है। अब जैसे फादर, मतलब किसी की फैमिली है, सपोज करके, कोई इमोशनल मत हो जाइएगा, केस ही डिस्कस कर रहे हैं कि कोई एक परिवार था, मान लीजिए कोविड में जो है फादर गुजर गए। तो अब बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई को फादर के रोल में जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर बड़ा भाई नहीं है, सारी लड़की है, महिलाएं हैं घर में, तो जो सबसे बड़ी महिला होगी या मदर होंगी, वो क्या करेंगे, फादर की जगह पर जाएंगी, है ना, वो कमाने के लिए निकलेंगी। तो वैसे ही ब्रेन का अलग अलग पार्ट्स भी जो होता है ना, कई बार क्या होता है कि दूसरे पार्ट की जगह लेकर के वो टास्क को करने लगता है टेम्पररली। कई बार वो पार्ट हील करता है, कई बार वो पार्ट नहीं हील करता है। जब नहीं हील करता है तो दूसरा ही पार्ट पूरा जीवन वो काम करता रहता है। ये भी एक विशेष बात है। तो ये सब जो प्रश्न आएंगे, ये किस में आएंगे, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में आएंगे। इसके बाद साइको फार्माकोलॉजी में क्या है, फार्माकोलॉजी में क्या है कि फार्मा, फार्मा का असर साइकोलॉजी के ऊपर, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल चीजें हैं, यानी कि जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स का मतलब दवाइयाँ, दवाइयों को ड्रग्स कहा जाता है एक्चुअली में। आप लोग जो टीवी वगैरह में सुनते हैं ड्रग्स ड्रग्स, नशीला पदार्थ ये वो, तो ये एक पॉपुलर ये चीज के कारण हो गया है। जैसे है ना कि नेता नेता बोलते बोलते, नेता एक बहुत गंदा सा सुनने वाला शब्द लगता है, लेकिन नेता एक्चुअली में एक, अगर उसका वास्तविक अर्थ देखिए, तो वो व्यक्ति होता है जो नेतृत्व करता है, जो दिशा दिखाता है, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और एक संगठन को मेंटेन करता है। तो ये एक बहुत अच्छा काम है। लेकिन समय के साथ क्या हुई, परिभाषा बदली, विकृत हो गया, तो अब नेता जो है वर्ड गाली की तरह इस्तेमाल होने लगा। तो वैसे ही ड्रग्स जो जहाँ पे भी है, तो ड्रग्स का मतलब है ना, फार्मा आप लोग को समझना है, दवाई, ठीक है। तो ड्रग्स का जो है क्या असर पड़ता है हम लोग के दिमाग के ऊपर, हम लोग के न्यूरॉन के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर, बॉडी के ऊपर, मतलब जो, और फिर उससे जो बिहेवियर है, तो ये चीज देखता है। फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी में ड्रग्स का यूज, सीधा सीधा कह लीजिए, अल्जाइमर्स बीमारी हो गई, अल्जाइमर्स क्या है, भूलने का रोग है। तो अल्जाइमर्स बीमारी हो गई तो उसके ऊपर कोई ड्रग हमने बनाया, ठीक है, ड्रग XYZ नाम ले लेते हैं। तो XYZ नाम का ड्रग जो है पेशेंट्स के ऊपर सैंपल पे एडमिनिस्टर करके हम लोग देख रहे हैं कि क्या उसको फायदा हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये सभी। अब न्यूरो साइकोलॉजी में क्या है कि न्यूरो साइकोलॉजी में ज्यादातर हम लोग देखते हैं ब्रेन डैमेज, ठीक है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ब्रेन डैमेज, कहाँ पे क्या डैमेज होगा, तो उसके क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव होंगे। ध्यान दीजिएगा, ब्रेन डैमेज को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ब्रेन डैमेज के मनोवैज्ञानिक प्रभावों को, ठीक है। सब में फोकस किस किस पे है, मनोविज्ञान पे है। इसीलिए बायोसाइकोलॉजी के ये पार्ट है, ना कि मेडिसिन के पार्ट है, समझ रहे हैं। यहाँ साइको फार्माकोलॉजी में किस पे था फोकस, साइको पे, यानी ब्रेन और व्यवहार पे फोकस था कि अगर हम दवाई देंगे तो व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में किस पे फोकस था, इसमें साइकोलॉजी पे फोकस था कि फिजियोलॉजिकल अगर कुछ चेंज होती है, इंजरी होती है, या नर्वस सिस्टम में कुछ अप डाउन होता है, करंट का वैल्यू आगे पीछे होता है, तो किस में चेंज हम लोग देख रहे हैं, हम लोग साइकोलॉजी में चेंज देख रहे हैं। इसीलिए हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और हम लोग बायो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। फोकस साइकोलॉजी पे है, बायो वाले पोर्शन पे नहीं है। जब बायो वाले पोर्शन पे फोकस होगा तो आप चले जाएंगे मेडिकल फील्ड में। लेकिन मेडिकल फील्ड के लोगों को भी तो इसकी जानकारी होनी चाहिए, तो उनको भी ये चीज पढ़ाया जाता है।
अब जो है, ठीक है, तो ये है कि साइकोफिजियोलॉजी, साइकोफिजियोलॉजी में क्या होता है, फिर साइको पे है। तो फिजियोलॉजी और साइको यानी कि शारीरिक जो क्रियाएं होती है, ठीक है, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, उसका हमारे साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ता है, हमारे मनोविज्ञान पर क्या असर पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए कि कहीं से कोई हार्मोन रिलीज हो गया, तो उसका क्या असर पड़ेगा हमारे मन के ऊपर, शरीर के ऊपर, ठीक है। और इसमें जो है ना, नॉन इन्वेसिव टेक्नोलॉजी का यूज होता है। नॉन इन्वेसिव का क्या मतलब है, इन्वेशन का मतलब होता है आक्रामक। तो टेक्नोलॉजी कौन सी आक्रमण कर रही है, नहीं, नॉन इन्वेसिव का मतलब है ऐसी टेक्नोलॉजीज जो पंक्चर न करे, ठीक है, जो शरीर में छेद न करे, छेद न करे। जैसे एमआरआई है, एमआरआई मशीन में आप जाएंगे, वो चारों तरफ से गोल 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 घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड आपको पैदा करेगा और ब्रेन की इमेजिंग कर लेगा। एक्सरे क्या है, नॉन इन्वेजिव तकनीक है। अल्ट्रासाउंड क्या है, नॉन इन्वेजिव तकनीक है। एमआरआई क्या है, नॉन इन्वेजिव तकनीक है। तो इन्वेजिव तकनीक कौन है सर, जो बॉडी में छेद करता है, जैसे सर्जरी, ठीक है, तो वो हो गई इन्वेसिव तकनीक है। तो उसके बाद जो है कॉम्पेरेटिव साइकोलॉजी आती है। अब कॉम्पेरेटिव साइकोलॉजी में क्या होता है ना, कि इसमें पूरा का पूरा कंपैरिजन के माध्यम से हम लोग साइकोलॉजी को देखते हैं। जैसे एक मान लीजिए कि यूरोपियन लोग का जेनेटिक मेकअप कुछ एक्स है, ठीक है, हम लोग का जेनेटिक मेकअप एक्स 1 है, दूसरे का जेनेटिक मेकअप किसी अफ्रीकन का एक्स 2 है। तो वो हमने देखा। और जेनेटिक मेकअप का, जब जेनेटिक मेकअप जो है, जीन्स है, वो किसके है, आपके बायोसाइकोलॉजी के ही पार्ट होंगे, बायोलॉजी के आपके पार्ट है। तो उसका आपके साइकोलॉजी से क्या रिलेशन है, क्या कुछ रिलेशन है क्या। तो ये कॉम्परेटिव साइकोलॉजी में आएगा, जेनेटिक वाला पोर्शन है। दूसरा पोर्शन क्या आएगा कि इवोल्यूशन जो होता है, इवोल्यूशन, जब हम लोग जीवों से मनुष्य बने, तो वो जो जहाँ पे भी कॉम्परेटिव टूल का इस्तेमाल है साइकोलॉजी को समझने के लिए, वो सब चीजें जो है कंपैरिजन पे आ गया। तो वहां पे चीजें क्या हो गई, कॉम्परेटिव साइकोलॉजी में आ गई। जैसे दो स्पीसीज ऑफ बर्ड है, दोनों के बिहेवियर को जो है हम लोग को देखना है। तो उसके क्या कर रहे हैं, ब्रेन को देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक देखा कि दो स्पीसीज ऑफ बर्ड थी, एक स्पीसीज जिनका जो है हिप्पोकैम्पस बड़ा था, उन लोग अपने चोंच का कुशलता पूर्वक इस्तेमाल कर रहे थे। और जिनका हिप्पोकैम्पस छोटा था, वो अपने चोंच का कुशलता पूर्वक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो हिप्पोकैम्पस की बात हुई, शरीर के अंग की बात हुई, तो बात हुई किसकी, बायोलॉजी की। और उसपे क्या हुआ कि बिहेवियर की बात हुई, यानी कि शरीर के अंग का इस्तेमाल कर पा रहे थे, चोंच का अधिक कुशलता से इस्तेमाल कर पा रहे थे, ये क्या हुआ, बिहेवियर हुआ। तो जहाँ कंपैरिजन करके निकालते हैं, वो हो गया कंपैरेटिव साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये क्लियर है आप सबों को, इसमें किसी को कोई दिक्कत समझने में तो पूछिए यहीं पे, फिर रिपीट करेंगे। तो भैया वो जो बोले छड़ यानी कि ढोका ढोक जाता है तो दोनों पट्टी जो काट दिया जाता है वो कैसे, मतलब समझ में नहीं आया वो बोला। एक पेशेंट था, एक आदमी को कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसके दिमाग में छड़ घुस गया था, वो कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे होगा। तो खोपड़ी में एक हम्म। साइड से कान के ऊपर से छड़ घुसा और दूसरे साइड से कान के उस पार से छड़ निकल गया, ठीक है। तो अब वो छड़ निकल गया, तो अब इसको कौन स्टडी करेगा, जो लोग न्यूरो या फिर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट, जो शरीर विज्ञानी है, वो क्या करेंगे, डॉक्टर्स लोग देखेंगे कि उसका शरीर पर क्या असर पड़ा। लेकिन जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट है, तो वो क्या देखेंगे कि इससे उसके व्यवहार में भी कुछ परिवर्तन आया क्या। तो क्या परिवर्तन आया होगा, कुछ तो परिवर्तन आया होगा। जब छड़ घुसा होगा तो मस्तिष्क के कुछ अंगों को नुकसान पहुंचाया होगा। तो उन अंगों से जो व्यवहार नियंत्रित हो रहा होगा ब्रेन के अनुपात से, है ना, कि जो बिहेवियर्स हम्म। के लिए वो अंग, वो पार्ट्स जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे, उन बिहेवियर्स में परिवर्तन आया होगा। तो उसको कौन पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। ये दोनों, तो यही कहने का मतलब था। पेशेंट एचएम का केस नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, डिस्कस कर रहे हैं कि किसमें क्या ये चीज हो रहा है। जब केस डिस्कस करने की बात आएगी, वो न्यूरो साइकोलॉजी में आएगी, तो वहां पे हम लोग केस को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक जो होता है कॉग्निटिव न्यूरो साइंस भी होता है, ठीक है, एक ये चीज है, नया ऐड हुआ है इसमें, कॉग्निटिव न्यूरो साइंस। न्यूरो साइंस जो है ना, ये साइकोलॉजी का पार्ट तो नहीं है, पर समझ लीजिए कि साइकोलॉजी का जो है ना,
भाई ही है, चचेरा भाई कह लीजिए, अपना भाई कह लीजिए, भूतिया कह लीजिए। न्यूरो साइंस जो है न्यूरो साइकोलॉजी से बहुत नजदीक है। लेकिन क्या है कि साइकोलॉजी नहीं होकर के साइंस है, क्योंकि इसमें साइंटिफिक मेथड्स का बहुत ज्यादा यूज है। जैसे अभी भी हम लोग एमए इन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, एमए इन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। जो लोग एमएससी इन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, उनके कोर्स और हमारे कोर्स में बहुत ज्यादा अंतर है। दोनों साइकोलॉजी पढ़ेंगे, लेकिन दोनों का साइकोलॉजी को पढ़ने का तरीका, दोनों के प्रोसेस, दोनों के दृष्टिकोण बहुत अलग अलग होंगे। एमएससी करने वालों के कोर्स में बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग के कोर्स में नहीं है, और अगर डाली जाएंगी तो शायद हम लोग संभाल भी नहीं पाएंगे उसको। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी ज्यादा है उन लोग के कोर्स में, कंप्यूटर है, स्टैटिस्टिक्स भी और डीप में है, फिर सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में, कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, बहुत सारी चीजें वो लोग पढ़ते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति को एमएससी इन साइकोलॉजी डिग्री करने का मौका मिलता है या बीएससी इन साइकोलॉजी, तो बहुत बढ़िया है। आप लोग के संपर्क में अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो ग्रेजुएशन में जा रहा हो और साइकोलॉजी लेना चाहता है, उसको सबसे पहले बोलिए कि भाई बीए मत करो, बीएससी इन साइकोलॉजी करो। जहाँ मिल जाए, बहुत जगह पे अब मिलने लगे हैं। बीएससी इन न्यूरो साइंस होता है, बीएससी इन साइकोलॉजी होता है, बीएससी इन न्यूरो साइकोलॉजी होता है। हाँ, बिहार में नहीं मिलेगा आपको, बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। पर बहुत अच्छी डिग्रियां हैं वो। ऐसी ऐसी डिग्रियां हैं ना कि वो समझिए कि बीए करके लोग मास्टर्स लेवल पे या तो फॉरेन निकल जाते हैं, नहीं तो मास्टर करने के बाद फॉरेन निकल जाते हैं अच्छी पैकेज के साथ, बिना कोई लफड़ा किए, बिना कोई कंपटीशन कहीं किए। तो, तो हम लोगों ने आज देखा जो डिविजन्स थे इसके, ठीक है। अब हम लोगों ने कल जो एक चीज पढ़ी थी, तो ये डिविजन्स हमने देख लिया कि क्या क्या है हम लोग के इसके साइकोलॉजी के, बायो साइकोलॉजी। तो इससे हम लोग को आइडिया लग गया कि किस किस दृष्टिकोण से कितनी कितनी चीजें हम लोग को पढ़नी है। हम लोग को न्यूरो साइकोलॉजी भी पढ़ना होगा, फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ना होगा क्योंकि नेट के सिलेबस में नहीं है। बट बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में न्यूरॉन्स के बारे में है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन के बारे में है, तो वो सब चीजें हम लोग को इसके अंदर पढ़ना होगा, ठीक है। कॉम्पेरेटिव भी नहीं आएगा, ज्यादातर हम लोग का न्यूरो से रिलेटेड है, ठीक है। और ये साइकोफिजियोलॉजी से रिलेटेड, ये दोनों जो है चंक हम लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव भी है, कॉग्निटिव तो पूरा का पूरा चैप्टर ही है, 2-3 चैप्टर, लेकिन कॉग्निटिव न्यूरो साइंस नहीं है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी और कॉग्निटिव न्यूरो साइंस में क्या अंतर है सर? साइकोलॉजी में हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, न्यूरो साइंस में हम लोग न्यूरो साइंस पढ़ते हैं। न्यूरो साइंस का मतलब ब्रेन का साइंस। तो कॉग्निशन जो होता है वो मनोविज्ञान के साथ कैसे है, मतलब जो हम किसी चीज को देखते हैं, समझते हैं, उसके जो मनोवैज्ञानिक आधार है, जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मनोविज्ञान की दृष्टि से कॉग्निशन को देखते हैं। और न्यूरो साइंस में क्या करेंगे कि कॉग्निशन ब्रेन के अंदर जाके हम लोग देखेंगे कि जब कॉग्निशन हो रहा है, आईज जब सिग्नल रिसीव कर रही हैं, तो न्यूरॉन कितना वोल्ट फायर कर रहा है, कौन कौन से आयन को छोड़ रहा है, कौन कौन से आयन को अपने सेल के अंदर ले रहा है। तो हम लोग प्रॉपर अंदर साइंस की बात करेंगे, बायोलॉजिकल साइंस की बात करेंगे। तो यही अंतर है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में और कॉग्निटिव न्यूरो साइंस में, ठीक है। कॉग्निटिव देख करके आप लोग को एक नहीं समझ लेना है दोनों को, हम लोगों को इससे ज्यादा मतलब रखना है, लेकिन थोड़ा बहुत ये भी पता होना चाहिए। ये कितना पता होना चाहिए? उतना ही पता होना चाहिए जितना हम लोग के साइकोलॉजी में काम आएगा, बस। और उतना जानना बेहद सहज है। सेंसरी रिसेप्टर की हम लोग बात किए थे कल, ठीक है। और ये हम लोग बात किए थे कि ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, ठीक है, विशिष्ट। स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड सेल है। तो ये क्या होते हैं कि ये किन चीजों को जो है ये ग्रहण करते हैं सेंसरी रिसेप्टर? दो चीजों को, जो हमारी इनको इंद्रियां आप कह लीजिए। हम ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां अलग अलग वर्ड इसीलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि साइकोलॉजी में ऐसा नहीं है। बोलने समझने के लिए हम लोग बोलते हैं, साइकोलॉजी में इंद्रियों का वर्ड्स यूज करते हैं, या संवेदी अंगों का यूज करते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स की जगह पे। सर बैक कीजिए थोड़ा सा और बताइए। ऊपर ऊपर सर, अच्छा, अभी भी दिखा रहे थे जी। ये बस वाला, बस बस बस। ठीक है। केमिकल स्टिमुलस,
अर्थात रासायनिक उद्दीपक। अब हम इसके बाद ऑर्गेन पूछेंगे और पूछेंगे कि कौन सा ऑर्गेन रासायनिक उद्दीपक को डिटेक्ट करता है और कौन सा भौतिक उद्दीपक को डिटेक्ट करता है। भौतिक उद्दीपक यानी फिजिकल स्टिमुलस। भौतिक उद्दीपक। तो चलिए हम लोग जाने कि जो है ये विशिष्ट होती है, जनरल होती है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि इस तरीके से कि जो सेंसरी सिस्टम्स हैं उनकी उनके निम्नलिखित में से ये गुण है, जिसमें एक गुण विशिष्टता दे दिया, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही है अगर पूछेंगे तो विशिष्टता का गुण क्या होगा, सही होगा, क्योंकि कोई भी सेंसरी ऑर्गन विशिष्ट होता है। वो केवल जिस चीज के लिए है केवल उसी चीज को वो सेंस करेगा। दुनिया भर की हर एक चीज को सेंस नहीं कर सकता। जो दुनिया भर की हर एक चीज को सेंस करता है उसका मतलब निकालता है, वो सेंसरी ऑर्गन नहीं है, वो रिले सेंटर है। जैसे कि हम लोगों का ब्रेन, ठीक है। ब्रेन को छूने से टच का एहसास नहीं होगा, ब्रेन को छूने से गर्मी और ठंडा का एहसास कुछ नहीं होगा। अब आपका खोपड़ी अगर खोल दिया जाए और ब्रेन को ऐसे ऐसे अब जो है छुआ जाए, दबाया जाए, तो ब्रेन को नहीं एहसास होगा, क्योंकि वहां पे वो चीजें नहीं है। ब्रेन के ऊपर आप जो है मान लीजिए कि हल्दी डाल दी है, नींबू का रस डाल दिए, तो ब्रेन को स्वाद नहीं पता चलेगा, क्योंकि ब्रेन क्या है, ब्रेन सेंसरी रिसेप्टर नहीं है। सेंसरी रिसेप्टर जहाँ है जो है उसी को पता चलेगा। बिल्कुल वैसी ही बात है, मतलब ये इतनी सरल बात है कि अब नाक का काम है सूंघना, कान से कोई सूंघ पाएगा, नहीं सूंघ पाएगा। तो इस तरीके की भूल जो है क्वेश्चंस घुमा घुमा करके करते हैं नेट के एग्जाम में। ऐसा लैंग्वेज ऐसा दे देगा कि विशिष्टता इसका एक गुण है। विशिष्टता गुण है, इसका क्या मतलब है समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज नहीं होना है। अब बताइए कि कुछ ऐसी इंद्रियों का नाम बताइए जो रासायनिक उद्दीपक को पहचानती हैं। एक भी बता सकते हैं, एक से ज्यादा भी बता सकते हैं। और कुछ ऐसी इंद्रियों का नाम बताइए हमारे शरीर में जो भौतिक उद्दीपक यानी फिजिकल स्टिमुलस को पहचानती है। कौन कौन बताएगा, माइक खोलिए और बताते जाइए। केमिकल स्टिमुलस का होगा नोज और टंग। ठीक है, बहुत अच्छा। और ये फिजिकल स्टिमुलस का होगा स्किन ठीक है। और आई। हाँ हाँ, आई। ठीक है। ईयर कौन सा स्टिमुलस लेगा? फिजिकल स्टिमुलस। हाँ, ठीक है। बाकी लोग जो जवाब नहीं दिए वो उनमें क्या ऐसा है कि प्रश्न समझने में दिक्कत हुई या ये समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, कैसे आंसर हुआ? अगर नहीं समझ में आया तो बोलिए, फिर समझाएंगे। क्या सबको समझ में आ गया है? आ गया सर, पर थोड़ा क्वेश्चन समझने में डिस्टर्ब था, इसीलिए से नहीं बता पाया। ठीक है, तो आंसर आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर, आ गया समझ में। हाँ, ठीक है फिर। तो फिजिकल स्टिमुलस और केमिकल स्टिमुलस। केमिकल स्टिमुलस को नोज कैसे डिटेक्ट करती है, ये कल हम लोग चर्चा किए थे कि नोज कैसे डिटेक्ट करती है सर। तो नोज क्या करती है, नोज हवा में जो है घुले हुए केमिकल्स को डिटेक्ट करती है। तो सोचिए कि हम लोग के शरीर में कितना अच्छा सिस्टम है कि हवा में घुले हुए केमिकल्स को जो हम लोग नोज के माध्यम से डिटेक्ट कर लेते हैं। द्रव्य में घुले हुए, लिक्विड में घुले हुए केमिकल को, और वो लिक्विड कौन सा, लार, ठीक है। तो उसमें घुले हुए केमिकल को हम लोग किससे, टंग के माध्यम से हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए रासायनिक उद्दीपक को ये दोनों चीजें डिटेक्ट करती है। और बाकी चीजें, आंखें, आंखें जिस उद्दीपक को डिटेक्ट करती है उस स्टिमुलस का क्या नाम है, बताइए कोई। आंखें किस सर चीज को डिटेक्ट करती है? सर फिजिकल स्टिमुलस। फिजिकल स्टिमुलस को करती है, लेकिन एक उसका नाम बताइए उस फिजिकल स्टिमुलस का। लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन। ठीक है, बहुत अच्छा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन, या फिर लाइट। केवल लाइट नहीं भूलिएगा, साथ में लाइट बोलिएगा तो सुनने में भी अच्छा लगेगा। उसके बाद ईयर जो है, ईयर्स कौन से स्टिमुलस को डिटेक्ट करती है? कान।
साउंड। हम्म सर कान जो है केमिकल। मैकेनिकल स्टिमुलस को, मैकेनिकल वाइब्रेशन को करती है। आप ऐसे कह सकते हैं कि कान साउंड के स्टिमुलस को डिटेक्ट करती है, जो कि एक तरह का मैकेनिकल वाइब्रेशन है। ठीक है। अब इसकी कोई एक सेंसरी रिसेप्टर है, ठीक है। सेंसरी रिसेप्टर के गुण, सेंसरी रिसेप्टर, रिसेप्टर वर्ड क्यों पड़ा है? रिसीव से आया है, ठीक है। जो रिसीव करेगा वो रिसेप्टर, ठीक है। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर आता रहता है नेट में, अलग अलग तरीके से पूछता है। सेंसरी रिसेप्टर्स के गुण में पहला गुण क्या होगा? विशिष्टता। स्पेशलाइजेशन कहिए या स्पेसिफिसिटी कहिए, लेकिन स्पेशल वर्ड उसके अंदर किसी न किसी तरीके से जरूर आएगा। स्पेशलाइज्ड, ठीक है। विशिष्टता आएगी, एक चीज है। और क्या आएगा? सेलेक्टिवली सेंसिटिव। वो जो एक इंद्रिय होगा, एक जो सेंसरी रिसेप्टर होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए जो है सेलेक्टिवली सेंसिटिव होगा, और स्पेशलाइज्ड भी उसी चीज के लिए होगा। तो एक ही बात को कहने का ये दो तरीका है, ठीक है। अब सेलेक्टिवली सेंसिटिव होगा क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना स्पेशल सेल रीजन्स होते हैं। स्पेशल सेल रीजन, उसकी जो कोशिकाएं होती है उसकी बनावट थोड़ी अलग तरीके से होती है, तो स्पेशलाइज्ड होता है। क्यों होता है स्पेशलाइज्ड? क्योंकि सेलेक्टिवली सेंसिटिव होता है। और सेलेक्टिवली सेंसिटिव क्यों होता है? क्योंकि उसके जो सेल्स होते हैं, जो उसकी कोशिकाएं होती है, उसके अंदर जो है ना कुछ अलग बंदोबस्त रहता है। अलग जो है छोटे छोटे ऑर्गेन के अंदर के पार्ट को हम लोग ऑर्गेनिल्स कहते हैं। तो वैसे छोटे छोटे स्पेशल सेल रीजन होते हैं जिनको सेल ऑर्गेनिल्स कहा जाता है। वो चीज हम लोग के स्कोप से बाहर है, ठीक है। वो पूरा बायोलॉजिक और मेडिकल में चले गए, तो उतना हम लोग को भीतर जा करके देखने का कोई औचित्य नहीं है। तो हम लोग को इतना समझना है कि क्यों होता है सेलेक्टिवली सेंसिटिव। इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर कुछ स्पेशल विशिष्ट बंदोबस्त है, उसकी कोशिकाओं में कुछ उस ढंग से बनावट है कि वो उस काम के लिए बना है, ठीक है। मल्टीपल सेंसिटिव नहीं होगा क्या? मल्टीपल सेंसिटिव नहीं हो सकता है ना, जैसे नाक है, नाक से आप केवल स्मेल कर सकते हैं ना, देख सकते हैं क्या? हाँ, नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि एक तरह के स्पेशलाइज्ड सेंसिटिविटी के अंदर जो है बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आंख से हम लोग बहुत सारे कलर्स देखते हैं, है ना। तो इसका मतलब है हम्म। कि आंख का एक रेंज है देखने का, इतना से इतने वेवलेंथ तक का जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और इतने से इतने फ्रीक्वेंसी तक का हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। ये हुआ। अब जैसे टेस्ट का भी है, तो टेस्ट में भी 5-6 प्रकार के टेस्ट हैं जो कि हम लोग जो डिटेक्ट कर सकते हैं अपने जीवा से। तो उस तरीके से स्मेल का तो पता नहीं हो, तो हमको लगता है कि बहुत ज्यादा संख्या होगी स्मेल की। तो अगर होगी भी, तो अगर पता लगाया गया होगा कि इतने तरह का स्मेल होता है, हमको लगता है कि सबसे अगर ब्रॉड कोई सेंस हो आदमी का, तो स्मेल ही होगा। सारे इंद्रियों में सबसे ज्यादा ब्रॉड जिसका रेंज होगा, क्योंकि आंख का भी लिमिटेड है, कान का भी लिमिटेड है, जीभ का तो और भी लिमिटेड है ना। टच का भी लिमिटेड है, जीएनडी के माध्यम से लोगों ने टच का पता लगा लिया। तो नोज मेरे हिसाब से, हम कंफर्म नहीं है इसीलिए हम इसीलिए ये कह रहे हैं, मेरे हिसाब से हमें खोज लेंगे इसको नेट पे, तब आप लोग को फिर आगे अपडेट करेंगे, ग्रुप में डाल नोज देंगे कि हमको लगता है ये ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब ज्यादा वर्क हाँ। करता है ये थोड़ा, हाँ, और जल्दी रेंज करता है। जल्दी तो हाँ। करता है, रेंज भी बहुत ज्यादा है ना इसका। वही है कि हम्म। आदि और अंत मतलब कितने तरह के हैं स्मेल, ये चीज कहना। तो चलिए, स्पेशल सेल रीजन हो गया, तो सेलेक्टिवली सेंसिटिव होगा हमेशा, कभी भी मल्टीपल सेंसिटिव कोई भी ऑर्गन नहीं हो सकता। अगर कोई वैसा हो गया तो फिर
हाँ, स्किन की हम लोग बात करते हैं, स्किन इसमें एक एग्जांपल है। तो स्किन को भी मल्टीपल के वैसे मल्टीपल सेलेक्टिवली सेंसिटिव जो क्या सॉरी मल्टीपल सेंसिटिव उसको क्यों नहीं कहा जाता है स्किन को? क्योंकि स्किन के अंदर भी जो है ना जो टेम्परेचर जो डिटेक्ट करता है जो सिस्टम, और जो सिस्टम टच डिटेक्ट करता है, दोनों एक सिस्टम नहीं है। टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए जो अलग अलग सेल्स और टिश्यूज हैं, और टच डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग सेल्स और टिश्यूज हैं, ठीक है। तो इसी कारण से हमेशा यही कहा गया है कि सेलेक्टिवली सेंसिटिव है, क्योंकि उसके अंदर जो टिश्यू और सेल हैं जो कि वो एक ही सेल सब काम नहीं कर रहे हैं, सबके लिए अलग अलग है। तो इसीलिए आप स्किन को भी ये नहीं कह सकते हैं कि स्किन जो है मल्टीपल सेंसिटिव है टेक्निकली, ठीक है। तो ये चीज है कि डिस्पाइट ऑफ कि स्किन में दोनों चीजें हो रही है। तो इतना जब हम लोग समझ गए, तो ये हम लोग बहुत स्पष्ट हो गए इस बात को लेकर के कि जो मुख्य रोल है सेंसरी रिसेप्टर का, यानी संवेदी जो सिस्टम है, जो हम लोग के क्या बोलते हैं, इंद्रियां हैं, उसका काम क्या है, इंद्रियों का काम का मुख्य काम, मुख्य काम हो गया टू हेल्प अस लर्न अबाउट इन्वायरमेंट। इंद्रियां क्या कर रही है, इन्वायरमेंट के बारे में हमें लर्निंग दे रही है, ठीक है। इंद्रियों के माध्यम से ही ना हम लोग इन्वायरमेंट को जो है कांटेक्ट में आ रहे हैं, देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। तो ये तो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है। आप लोग में से कोई अगर भागवत गीता शौक से पढ़ते होंगे तो उसमें भी ये लिखा हुआ है। तो इसीलिए मेरी फेवरेट किताब है वो। मतलब इतनी छोटी किताब, इतने कम पेज की किताब, और इसमें इतना ज्यादा जानकारी, लिटरली मतलब हैरत लगता है कि कभी मतलब एटॉमिक का कुछ मिल जाता है, कभी क्वांटम फिजिक्स का कुछ मिल जाता है, कभी साइकोलॉजी का कुछ मिल जाता है, कभी न्यूरो का कुछ मिल जाता है। भाई साहब, हाँ भले ही वो श्लोक और उसके फॉर्म में है, लेकिन जो है जो मूल जिस्ट जो कहा गया है, जो कंक्लूजन पे हम लोग ये चीजों को देख करके समझते हैं कि ये क्या है, लैब में रिसर्च करके ये वो करके, और पता चलता है कि बहुत हद तक जो है वो भागवत गीता में लिखा हुआ पाया गया है, मेन कंक्लूजन जो है पाया गया है, और वो बता रहे होते हैं कि ऐसा ऐसा है अर्जुन को जगह जगह पर ये चीजें। तो खैर, भागवत गीता भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें है हम लोग के सिलेबस में, पेपर 2 के चैप्टर 1 में। अब देखिए, जो स्टिमुलस है वो जो हमारे सिस्टम के अंदर आता है तो किस रूप में आता है? सुई है, सुई हम लोग को दिया गया स्किन में। तो वो जो मेडिसिन था वो किस रूप में आया? वो लिक्विड के रूप में हमारे शरीर के अंदर आया। तो ये जो भौतिक स्टिमुलस है, तो इसने तो अपनी भौतिक प्रॉपर्टी सेंसरी ऑर्गन के साथ टकराते ही छोड़ दी। जो मैकेनिकल वाइब्रेशन था, जो साउंड था, हवा में जो वाइब्रेशन था, डीजे जो बजता है, जो आप लोग कहते हैं धक 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 एकदम कर रहा है, अगर घर के बगल में कोई बजा दे तो ऐसा लगता है कि दीवारें कांप रही है। अगर आप वहां पे खड़े हैं तो ऐसा लग रहा है कि हृदय, हार्ट बीट और अंदर के ऑर्गन तक में जो धमस महसूस हो रहा है शरीर के अंदर के। तो स्टिमुलस क्या होता है कि सेंसरी ऑर्गन के पास आते ही, डिटेक्ट होते ही स्टिमुलस अपना भौतिक स्वरूप छोड़ देता है। तो जब अपना भौतिक स्वरूप छोड़ दिया, वो खत्म हो गया वहीं पे, तो फिर वो आगे कैसे बढ़ा भाई हमारे सिस्टम में? साउंड था, साउंड हमारे ईयर ड्रम में आके टकराया, ईयर ड्रम यानी कान के पर्दे में, कान के पर्दे में आ करके टकराया, ठीक है। तो उसके बाद कान का पर्दा हिल गया, तो उसमें जो पावर था, उसमें जो एनर्जी था, उसमें जो वेग था, वो तो वहीं खत्म हो गया। जैसे ही वो एनर्जी ट्रांसफर हुई हमारे ऑर्गन में और उसको हिला दिया, तो उसकी एनर्जी उस वेव की तो खत्म हो गई। अब क्या हो गया कि उसकी एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफर हो गई, तो वो इन्फॉर्मेशन तो खत्म हो गया। तो ऐसा थोड़ी है कि साउंड अगर एक झटका था, एक मैकेनिकल वाइब्रेशन था, तो पूरा बॉडी हम लोग का साउंड से वाइब्रेट ही करते रह रहा है उसके बाद से, जब से साउंड सुनाई पड़ा है। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि जब स्टिमुलस हम लोग के सेंसरी ऑर्गन से टकरा जाता है और अपना अस्तित्व देता है, तो फिर उसके बाद स्टिमुलस आगे कैसे बढ़ता है, ब्रेन में कैसे जाता है ना? वो किस रूप में? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा ना तो क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है, ना तो बनती है, ना ही
नष्ट होती है, उसका रूपांतरण होता है। तो उस मैकेनिकल एनर्जी का रूपांतरण होता है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा। जैसे पंखा एक मशीन है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। मोटर एक मशीन है, मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। जैसे बिजली, मोटर में बिजली जाती है तो मोटर का जो है गोल 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 अंदर जो है चक्का रोटर घूमने लगता है। अब जो घूमते हुए रोटर से आप चाहे जो कीजिए, आप उसमें पत्ती लगा दीजिएगा तो पंखा बन जाएगा। आप उसमें बेल्ट लगा के चक्की चला लीजिए, ठीक है। आप उसमें जो है चक्का लगा करके अपना मोटरसाइकिल बना लीजिए। तो जो भी करना है आपको मोटर से आप कर सकते हैं। तो मोटर क्या कर रहा है? ऊर्जा का रूपांतरण कर रहा है। तो वैसे ही मशीन की तरह हमारे शरीर को सोचिए कि स्टिमुलस आया, सेंसरी ऑर्गन पे गया, स्टिमुलस ने रूपांतरित किया। तो किस रूप में रूपांतरित किया? तो हमारे शरीर में जितने भी स्टिमुलस जिस भी फॉर्म में आते हैं, शरीर सबको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में रूपांतरित करता है, ठीक है। विद्युत के फॉर्म में बदल देता है उसको। तो हमारा शरीर क्या है? मूलतः एक तरीके का जनरेटर है। आश्चर्य लगा सुन करके? तो शरीर क्या करता है? जैसे जनरेटर जो है, जनरेटर क्या करता है? जनरेटर के बारे में आप लोग जानते होंगे। जनरेटर मतलब जो बिजली पैदा करता है। तो उसमें पेट्रोल इंजन जैसे होता है, तो पेट्रोल या डीजल इंजन होता है। डीजल इंजन जलाते हैं और उससे जो है मोशन प्रोड्यूस होता है। उस मोशन से चक्री घूमती है। उस चक्री के अंदर क्या होता है? दो चुंबक का अरेंजमेंट होता है विपरीत ध्रुवों पे। अब जब दो चुंबक एक दूसरे के सापेक्ष घूर्णन करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होती है कि दोनों चुंबकों से अगर आप तार अलग अलग जोड़ दीजिएगा तो बिजली पैदा होने लगती है। जो डैम्स में बिजली प्रोड्यूस होती है या विंड मिल्स में बिजली प्रोड्यूस होती है, तो वैसे ही तो प्रोड्यूस होती है। दो चुंबक को रखा जाता है, डैम से ऊंचाई से पानी गिराया जाता है और उस चुंबक के बाहरी छोर पर चक्री लगा दिया जाता है। पानी चक्री पे गिरेगा तो चक्री घिरनी की तरह घूमने लगता है। उस घूमने से क्या होती है? बहुत ज्यादा अमाउंट में बिजली पैदा होती है। उस बिजली को तार के माध्यम से खींच लिया जाता है और तार के द्वारा हर जगह सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो क्या सर हमारे शरीर में भी ऐसे चुंबक हैं क्या? ऐसे ऐसे चीजें हैं हमारे शरीर में। नैनो स्केल पर चुंबक हैं, जनरेटर्स हैं। जैसे ये जनरेटर बहुत बड़े स्केल पर डैम में होते हैं, वैसे ही क्या होता है, इतने बड़े बड़े चुंबक होते हैं कि देखिएगा तो लगेगा कि बाप रे इतना बड़ा चुंबक है। हम लोग तो रेडियो वाला ही चुंबक, टीवी वाला ही देखे थे। एक मुट्ठी में आता था या बड़ा सा एकदम आधा किलो 1 किलो का बाट इतना बड़ा होता था। तो हमारे शरीर के अंदर जो है ना मॉलिक्यूल्स हैं जो चुंबकीय गुण रखते हैं। छोटे छोटे कोशिकाएं हैं जिनमें चुंबकीय गुण है। तो जब बाहरी दबाव पड़ता है उनके ऊपर, ठीक है, या बाहरी स्टिमुलस पड़ता है, तो उनमें डिस्टरबेंस होता है जिसके कारण वो एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं, ठीक है। उनमें मोशन प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जनरेटर में होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट, तो अब क्या हुआ कि जैसे माइक्रोफोन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग का। कान और माइक्रोफोन दोनों को कंपेयर आप कीजिएगा। माइक्रोफोन में जो माइक होता है उसमें हम लोग बोल रहे होते हैं। तो माइक माइक के अंदर एक झिल्ली होती है, ठीक है। जैसे कान के पर्दा के अंदर, कान का पर्दा है एक झिल्ली, वैसे माइक के अंदर भी एक झिल्ली होती है। तो हम लोग जो बोल रहे हैं, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वो साउंड क्या है? मैकेनिकल वाइब्रेशन है, हवा में दबाव क्रिएट कर रहा है। दबाव है और फिर विरलता है, फिर दबाव है, फिर विरलता है। तो वो जो मैकेनिकल वाइब्रेशन है उसको माइक्रोफोन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। जैसा जैसा दबाव वैसी वैसी इलेक्ट्रिसिटी, कम दबाव कम पावर की इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादा दबाव ज्यादा पावर की इलेक्ट्रिसिटी, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल करके उसने आगे बढ़ाया। और आगे कहीं जो स्पीकर लगा हुआ है, स्पीकर ने क्या किया? उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के हिसाब से वापस हवा का दबाव यहाँ पे क्रिएट किया। स्पीकर में भी आप लोग देखते हैं झिल्ली रहता है। जैसा करंट उतना जोर से झिल्ली होता है। जितना ज्यादा बेस बढ़ाइएगा, वॉल्यूम बढ़ाइएगा, झिल्ली उतना जोर जोर से हिलेगा। यही चीज हम लोग के कान में हो रहा होता है। कान क्या है? एक तरीके से माइक्रोफोन की तरह काम करता है। उसमें भी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ती है। अब इस इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू बहुत कम होती है। आमतौर पे हम लोग बिजली इलेक्ट्रिसिटी की जब बात करते हैं 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, ऐसी बातें होती है। पर यहाँ पे बहुत कम लेवल की बात होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इम्पल्स और करंट में क्या अंतर है? इम्पल्सेस क्यों कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं कहते हैं? और बाहर जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसको करंट क्यों नहीं कहेंगे सर? बता देते हैं।
करंट का मतलब होता है धारा, ठीक है। धारा का मतलब क्या है कि धारा प्रवाह रूप से एक समान जो है वो चली आ रही है, तो लगातार चली आ रही है, उसमें निरंतरता का गुण है, तो उसको हम लोग करंट कहते हैं। लेकिन जहाँ निरंतरता का गुण नहीं है, जहाँ रुक रुक के होता है, फायर किया रुक गया, फिर थोड़ी देर के बाद फायर किया रुक गया, तो जहाँ पे रुकना है, चलना है, फिर रुकना है, तो वो हो गया इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब संवेग भी कहते हैं हम लोग, है ना, जैसे कहते हैं कि आम बोलचाल में, साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस की भाषा में नहीं, इम्पल्सिव है व्यक्ति, मतलब क्या है कि इमोशनल है, आएगा गुस्सा तो एकदम रगड़ देगा, पकड़ के दो चार थाप लगा देगा, गाली बक देगा, है ना। एकदम दया आया किसी के ऊपर तो अपना कपड़ा लत्ता सब खोल करके दे दिया किसी के ऊपर, कोई बात नहीं, नंगे आए हैं नंगे जाना है, जाओ यार, एक गरीब था ठंडा लग रहा था दे दिए, कोई बात नहीं। इम्पल्स में काम करता है, यानी कि आया झटका, काम किया। तो इस तरीके में जो है ना, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स करना है। तो हमारा ब्रेन इलेक्ट्रिक करंट नहीं जनरेट करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है, बिल्कुल एक सेमी कंडक्टर की तरह, जो टेक्नोलॉजी मोबाइल और कंप्यूटर में यूज होती है। तो हमारे सेल्स काम करते हैं एक कैपेसिटर की तरह। कैपेसिटर को एक तरीके का बैटरी समझ सकते हैं, ठीक है। कभी रेडियो वगैरह या कोई डिवाइस ऐसे खोले होंगे या तोड़े उड़े होंगे बचपन में, तो देखते होंगे कि उसके मदरबोर्ड पे ऐसे करके रहता है, पानी का टंकी के जैसा ऐसे करके, छोटा छोटा जो ऐसे बना रहता है, दो गो टांग रहता है उसके ऊपर ऐसे करके, काला कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा, जिस भी कलर का हो, गोल गोल टंकी के जैसा होता है, तो वो कैपेसिटर होता है, वो एक तरह की बैटरी होती है। तो हमारे ब्रेन के कई सारे सेल्स हैं जो कैपेसिटर की तरह बने हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस क्रिएट होती हैं, उसको जो है वो कैपेसिटर बैटरी की तरह स्टोर करता है, फिर जब जहाँ जरूरत पड़ती है वहां पे छोड़ करके आगे बढ़ाता है। इस तरीके से हम लोग का जो ब्रेन है और नर्वस सिस्टम है, ये पूरा का पूरा एक प्रोसेसर और मदरबोर्ड के जरिए बना है, मदरबोर्ड की तरह बना है। अब ये मत कहिए कि मदरबोर्ड और प्रोसेसर की तरह बना है, कहिए कि जो मदरबोर्ड और प्रोसेसर और जो टेक्नोलॉजी जो इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप हुआ है, वो हम लोग के ब्रेन को देख करके डेवलप हुआ है। इसीलिए ब्रेन को, अगर आप कंप्यूटर को अच्छे से समझेंगे तो आप ब्रेन को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, और अगर ब्रेन को अच्छे से समझेंगे तो कंप्यूटर को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो कंप्यूटर क्या है कि ब्रेन के ही नक्शे कदम पर बनाया गया मैकेनिकल डिवाइस है। तो इस तरीके से हम लोग इसको इजी समझते हैं, इजीली समझते हैं। तो स्टिमुलस क्या हुआ, किस रूप में बदला, बाहर स्टिमुलस किस रूप में था, भौतिक रूप में था, है ना, फिजिकल रूप में था। अब किस रूप में बदल गया, वो बदल गया इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के रूप में। इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को हम लोग कहते हैं लैंग्वेज ऑफ ब्रेन, लैंग्वेज ऑफ ब्रेन, ठीक है। यही मस्तिष्क की भाषा है। मस्तिष्क इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को समझता है। मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो बातें कह रहा हूँ आपको, जो आपको सुनाई पड़ रही है, मेरी आवाज हो या अन्य कोई आवाज हो या कोई दृश्य हो, जितने भी सेंसेस हैं, सबको आपका ब्रेन किस में बदल रहा है, इलेक्ट्रिक छोटे छोटे इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस में बदल रहा है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आपके न्यूरॉन में ट्रांसफर हो रही है, तो ब्रेन उसकी भाषा समझ पा रहा है। जैसे लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर क्या है, बाइनरी कोड है। हम लोग किसी भी लैंग्वेज में से कंप्यूटर को, गूगल को आप बोले कि ओके गूगल, मुझे पाव भाजी की रेसिपी बताओ, ठीक है, तो गूगल ने वो थोड़ी समझा, गूगल ने क्या किया, गूगल ने उस अंग्रेजी भाषा को किस में बदला, उस अंग्रेजी भाषा को बदला उसने बाइनरी कोड में, ठीक है। बाइनरी कोड, बाइनरी कोड का अर्थ होता है 010101, ठीक है, इस तरीके से करके होता है बाइनरी कोड, 110। तो बस कंप्यूटर दो ही चीज समझता है, वन और जीरो, जीरो का मतलब ऑफ, वन का मतलब ऑन। तो इसके सीक्वेंस पे जो है उसके पूरे का पूरा सर्किट ऑपरेट करता है। तो वो उसको बाइनरी कोड में बदलेगा और उसको समझेगा और फिर इंफॉर्मेशन खोजेगा, ठीक है। और जब उसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो उस इंफॉर्मेशन को वापस बाइनरी कोड से ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दिखाएगा। अगर ह्यूमन लैंग्वेज आपकी हिंदी है तो हिंदी में दिखाएगा, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में दिखाएगा, ठीक है। हमारा ब्रेन भी एग्जैक्टली यही कर रहा होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में चीजों को बदलता है, उसी रूप में कमांड देता है, उसी की भाषा समझता है। और वैसे ही है, जैसे कोई ऑर्गन है, हम लोग का मसल है, ठीक है। अब किसी वजन को हम उठा रहे हैं तो मसल में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो रहा है। वही इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है मोटर न्यूरॉन ट्रांसफर करेगा हमारे ब्रेन को, और ब्रेन उसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को समझेगा, ठीक है। वो मसल का कड़ापन या ढीलापन ब्रेन को समझ में नहीं आता है, ब्रेन को समझ में आता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स। जैसे किसी व्यक्ति में नसों की खराबी आ गई, ठीक है, तो शरीर में उसका तंत्रिका तंत्र खराब हो गया, नस की दिक्कत हो गई, तो उसके जो मसल्स हैं वो सही से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, और उसके जो फंक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे।
क्यों? क्योंकि नस कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है ब्रेन को, कि जब इधर से सिग्नल नहीं भेज पा रहा है तो ब्रेन भी उधर से सिग्नल नहीं भेज पाएगा, या भेजेगा तो इसको सही से जो है मसल्स वर्क नहीं कर पाएंगे। जैसे इसके कारण क्या होता है कि कई बार लोग एक्सरसाइज करने की क्षमता, वेट उठाने की क्षमता और ऐसी बहुत सारी क्षमताएं जो आप में प्राकृतिक रूप से होती है उसको लोग खो देते हैं। तो फिर जाना पड़ता है इसके पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, न्यूरो फार्माकोलॉजी के पास जाइए, जहां भी जाइए। तो इस तरीके से जो है चीजें हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ब्रेन में जो एक भौतिक स्टिमुलस आया, जो हम लोग को लगा कि हाँ एक बार से प्रेशर है, साउंड है या फिर दृश्य है, वो सब किस रूप में ब्रेन के पास गया? इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में जाने के जो रास्ते हैं, जो चैनल्स हैं, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। टाइम हो गया है ना? ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे। तो अरे भाई खुल जाओ नया पेज। जो रास्ते हैं, ठीक है, जो चैनल्स हैं जिनके जरिए जो है सूचनाओं का प्रवाह होता है, दो पार्ट में बांटे गए हैं, सीएनएस और पीएनएस। फुल फॉर्म में बताएंगे। सीएनएस मतलब सी फॉर सेंट्रल, एन फॉर नर्वस। ये एक ही है पूरा वर्ड, हम तीन टुकड़ा में इसको बांट के, तीन पॉइंट नहीं है अलग अलग। ठीक है, इसको पॉइंट मिटा देते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा होता है पीएनएस, इसका मतलब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सीएनएस हो गया और पीएनएस हो गया। अब पेरिफेरल जो शब्द है, इसको देख के परेशान नहीं होना। ये शब्द आया है एक शब्द से, पेरीफेरी, जिसका नाम है पेरीफेरी। ठीक है, परिमाप। आप लोग वृत्त की परिमाप पढ़ते होंगे, है ना? वृत्त की परिमाप या परिमिति, या और क्या उसको हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, पेरीमीटर भी कहते हैं ज्योमेट्री में। अंग्रेजी में हम लोग पेरीमीटर पढ़े थे, परिमाप पढ़े होंगे। तो वृत्त की परिमाप क्या होती है? P इक्वल टू 2 पाई r। ये आप लोग 10th में पढ़े होंगे, इस पे न्यूमेरिकल बनाए होंगे। तो पेरीमीटर का मतलब क्या है कि जो कोई चीज होती है, जैसे कोई शेप है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वृत्त है, इसके चारों तरफ का जो ये घेराव है, इसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। और एरिया क्या होता है कि पूरा जो जगह छेका उसको एरिया कहेंगे। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया पेरीमीटर। ये ए है, स्क्वायर है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट इज 4a हो जाएगा इसका पेरीमीटर। तो पेरीफेरी का मतलब है पेरीमीटर, यानी आसपास का। ठीक है, फैलाव। तो इस शब्द का अर्थ आप लोग समझ गए अच्छे से। इसी से बना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब आसपास का नर्वस सिस्टम। दो चीजें हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया ये आपका, ठीक है, मेरुदंड, मेरुदंड नहीं, मेरुरज्जु। मेरुदंड और मेरुरज्जु में क्या अंतर है वही बताएंगे। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, एक तो ये ब्रेन वाला एरिया, ठीक है, ये ब्रेन का इलाका, एक ये, और ब्रेन के अंदर से एक पूंछ जैसी चीज संरचना निकलती है। ठीक है, तो यहाँ तक जाती है। तो हमारा जो ब्रेन है, ये मत समझिएगा कि सिर्फ खोपड़ी के ही अंदर है। ठीक है, ये खोपड़ी से लेकर के यहाँ नीचे जो हमारी पूंछ की हड्डी जहाँ पे जाकर के खत्म होती है, यहाँ तक जाकर के ब्रेन का इलाका होता है। इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब इसके आसपास रहता है, जैसे कि एक माला है, ठीक है, रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला या कोई भी शीशे की माला, मोती की माला आप लोगों ने देखे होंगे। तो उसमें क्या होता है? मनका होता है गोल गोल, ठीक है, मोती होता है, उसके बीच में छेद होता है, धागा क्या होता है यहाँ से जाता है, ठीक है, इधर से ऐसे करके धागा पिराया, धागा क्या करता है कि हर एक मोती को ऐसे पिरोया हुआ रहता है।
तो इस तरीके से ही जो है ना ये इसका सिस्टम है। ये जो पतला सा अंदर है ना ये तंतु है। अगर कोई लोग मुर्गा वगैरह खाए होंगे तो उसमें देखते होंगे कि चिकन में क्या होता है कि उसका भी जब रीढ़ तोड़िएगा तो भीतर से एक उजला ऐसा पतला सा ऐसे पोपला सा एकदम नरम सा व्हाइट कलर का ऐसे निकलता है। तो उसके भीतर में उसके रीढ़ की हड्डी के बीच से गया होता है। वैसे ही हम लोग के इसके भीतर में होता है व्हाइट कलर का, ठीक है। तो ये जो है ना एक्सॉन्स जो होते हैं हमारे सेल की बॉडी के वो व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है। तो इसी कारण से वो ये व्हाइट कलर का होता है ऐसे। तो ये एकदम लुबलुबा जैसे चना से अंकुर निकलता है ना, समझिए कुछ वैसा ही। तो इस तरीके से ये अंदर में होता है। इसके बाहर क्या होती है, ऐसी हड्डियों वाली संरचना होती है जिसको हम लोग कहते हैं मेरुदंड, ठीक है। रज्जू का मतलब होता है रस्सी, ठीक है। और दंड ये हो गया स्पाइनल। स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों का अंतर आप लोग समझिए। तो इस तरीके से है। तो ये जो अंदर की जो डोरी हो गई, ठीक है, इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड का मतलब ही होता है रस्सी, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, इसको मेरु रज्जू कहते हैं। मेरु रज्जू का मतलब भी रस्सी ही होता है। तो इन दोनों चीज का मतलब है रस्सी। तो ब्रेन का एक हिस्सा है जो यहाँ से लटक करके पूंछ की तरह से करके यहाँ तक अंदर अंदर गया, और इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बाहर बाहर हड्डी के ऐसे गुटके ऐसे बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्पाइन। स्पाइन का अर्थ होता है कांटा। आप अगर अपने पीठ की हड्डी को या किसी और के पीठ की हड्डी को ऐसे हाथ से छू छू करके से देखिए तो आपको कटीला कटीला अनुभव होगा, ठीक है। स्पाइन का अर्थ होता है कांटा। तो उसी को कहते हैं स्पाइन। स्पाइन के अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब हम लोग देखते हैं कि किसी एक मान लीजिए गुटके को निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको निकाले और अब नीचे हम लोग अगले पेज में देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। जब आप गुटके को निकालिएगा तो इस तरीके से देखिएगा, लगभग ऐसे करके आपको स्ट्रक्चर मिलेगा एक गुटके का। इसमें बीच में एक बड़ा सा छेद होगा। इस छेद से क्या जाएगा, ये ऊपर से हम लोग देख रहे हैं गुटके को, ठीक है। हाईलाइट आ जाओ भाई। तो इस तरीके से आपको एक बड़ा सा छेद दिखेगा। इस छेद से क्या जाएगा, इस छेद से जाएगा स्पाइनल कॉर्ड पूरे ऊपर से नीचे तक। इसके अलावा भी आपको दो और छेद दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे, और एक यहाँ पे। इन दोनों छेद से क्या होता है, इन दोनों छेद से दो नसें जाती है ब्रेन तक, ठीक है। दो बड़ी नसें हैं, ठीक है। नसें तो नहीं कहिए, धमनियां कहिए, उसको आर्टरी कहते हैं। ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई पहुंच देती है ऐसे करके। ये दोनों तो टोटल तीन चीज गया, ठीक है। बीच से क्या गया, आपका मेरु रज्जु जो है स्पाइनल कॉर्ड, और बाकी दो ब्लड सप्लाई करने के लिए दो नसें गई, ठीक है, या दो आर्टरीज गई कह लीजिए, नसें नहीं आर्टरीज कहना ज्यादा सही होगा, ठीक है। ये जिससे कि ब्लड सप्लाई। और उसके बाद क्या होती है कि जैसे कि इसके नीचे भी एक रज्जू होगा, रज्जू नहीं, ये स्पाइन होगा, इसके नीचे भी एक, अरे भाई, इसके नीचे भी ऐसे करके एक स्पाइन होगा, तो उसके थ्रू भी जा रहा होगा। तो इस बीच में भी क्या होती है ना कि ये जो मेन जो नस जाती है, नर्व जाती है, इससे ब्रांचिंग नर्व्स ऐसे करके बहुत सारी निकलती है, ठीक है। आपको दिखा देते हैं हम नर्वस सिस्टम का डायग्राम, एक बार में समझ में आ जाएगा। पेरिफेरी का जो नर्वस सिस्टम है इसको हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, पीएनएस कहते हैं, ठीक है। और जो आपको बीच में ऐसे दिख रहा है, तो ये बीच में ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जितने अंग प्रत्यंग है हमारे शरीर के, किडनी है, लीवर है, ये तक, उस तक स्पाइनल कॉर्ड तो नहीं पहुंचेगा, उस तक क्या पहुंचेंगी, ये पतले पतले नर्व्स पहुंचेंगी। तो जितने भी हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग है वो हमसे कैसे कनेक्टेड होते हैं, वो हमसे कनेक्टेड होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन, तो वो ऐसे करके जुड़ता है। ये देखिए यही है आपके उस गुटका का जो है, जो हम बताए थे, एग्जैक्टली एक्यूरेट शेप यही है। ये बीच में गद्दी है जिसको कुशन हम लोग कहते हैं, दो वर्टिब्री के बीच में। ये स्पाइन का जो है पार्टीशन कल पढ़ा है, कल नहीं मतलब अगले क्लास में
कल ही पढ़ा देंगे, संडे है, थोड़ा टेस्ट भी ले लेंगे और थोड़ा सा इसको भी दिखा देंगे। तो इसको अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। टोटल नंबर ऑफ स्पाइन कितना है ये याद रखना है, और इतना याद रखना है कि टी से लेकर T12 तक होता है, C1 से लेकर C8 तक होता है। ये सब चीजें याद रखने की है। अब किस किस स्पाइन के पास से किस किस ऑर्गन का नस निकलता है, ये चीज भी जो होता है ना, ये चीज बहुत, इसके भी डायग्राम्स होते हैं। तो आप लोग शौकिया चाहे तो वो चीजें देख सकते हैं, उसको पढ़ने की ऐसी कोई जरूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि अगर किस स्पाइन में चोट लग गया तो मेरा कौन सा ऑर्गन खराब हो सकता है ना, ये मालूम चलेगा। जैसे रीढ़ की कुछ एक हड्डी में चोट लगने से या खिसकाव होने से क्या होता है कि पैर कमजोर होने लगता है, घुटना में दर्द होने लगता है, ये साइटिका वगैरह का ये सब इशू आने लगता है। बीच की गद्दी जब दबाने लगती है किसी नर्व को तब ब्लड सप्लाई में दिक्कत होती है, तो ये सब चीजें आती हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू जो है ना आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए C3 के पास से ब्रीदिंग कंट्रोल होता है, जो नस जाती है वहां पे 3 नंबर गुटके के पास है जो लंग्स में। अगर यहाँ पे इंजरी हो जाएगी, या मान लीजिए कि इस जगह पे कंठ में जैसे किसी को जोर से मार दिया जाए, तो क्या होता है, ब्रीदिंग चोक हो जाती है और बंदा मर जाता है, क्योंकि ये नर्व स्नैप हो जाएगी, ठीक है। C5 के पास अगर किसी को हिट किया जाए या गोली लग जाए तो वो बहरा हो जाएगा। रिस्ट एंड एल्बो को C6 C7 जो ये चीज करता है। यहाँ पर अगर तगड़ी चोट लग गई, इंजरी लग गया, बुलेट घुस गया या कोई चाकू घुस गया, नर्व को या स्पाइन को डैमेज कर दिया, तो इस तरीके से इसका डायग्राम बना हुआ। तो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त।